तकरीबन 2 वीक पहले या 1 वीक पहले उसमें हमने एक बुक लिखनी थी। और बुक का क्या था कि हमने डाकोसोरस को यूज़ करके एक बुक लिखनी थी और उस बुक के लिए हमें एक नाम भी दे दिया गया था कि इस टॉपिक के ऊपर हमने वो बुक लिखनी है। और काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो है फेज़ 1 कंप्लीट कर लिया, जिसमें उन्होंने अपनी बुक भी लिख ली और उन्होंने टाइम पर सबमिट भी करवा दिया। उसके बाद क्या था, उसके बाद हमारे पास फेज़ 2 था, जिसमें हमने उसमें ट्रैक चैट बोर्ड और दूसरी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी थी और वो भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने कर लिया, मगर काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो रह गए। अच्छा, जो रह गए तो वो कोशिश करें कंप्लीट करने की। यहाँ पे कोऑर्डिनेटर्स मौजूद हैं और सीनियर स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, पहली लाइन में बैठे हुए हैं। आप लोग हेल्प लेके अपना इशू सॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसको सबमिट करने की बारी। अब सबमिट फॉर्म जो है, काफ़ी स्टूडेंट्स अभी मुझसे पूछ रहे थे कि भाई फॉर्म बंद है। अब फॉर्म सर अमीन आ रहे हैं तो फॉर्म का सर अमीन ही बताएंगे कि फॉर्म खोलेंगे या नहीं खोलेंगे। दूसरी बात, अच्छा दूसरी बात यह है कि अभी हमारे पास हैकाथॉन 2 भी आ चुका है और यहाँ स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है। आई होप कि आप लोगों को ग्रुप्स में हैकाथॉन 2 के बारे में नॉलेज होगी या इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी हैकाथॉन 2 की, कि हैकाथॉन 2 में हम क्या करने वाले हैं। हैकाथॉन 2 में हमने कंसोल बेस ऐप बनानी है, टू डू ऐप बनानी है, जिसमें टर्मिनल पे हमें टास्क जो है ऐड करवाना है, अपडेट करवाना है और उसको डिलीट करके चेक करना है। और इसी को हमने कंसोल बेस बनाना है और फिर फास्ट एपीआई में इसी को बनानी है। फास्ट एपीआई और नेक्स्ट.जेएस में इसको बनाना है। और ये हम पहले भी कर चुके हैं नेक्स्ट.जेएस में टू ऐप को, और इसमें हमने स्पेसिफाई प्लस को यूज़ करते हुए इसको क्रिएट करनी है। और बाकी अच्छा, ये फॉर्म है हैकाथॉन 2 का, ये मैं अभी शेयर करवा देता हूँ ग्रुप में। इसमें जैसा कि मैंने बताया कि हमें एक टू ऐप बनानी है, कंसोल ऐप। तो कंसोल ऐप का आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता, कंसोल ऐप वो होती है जिसको हम टर्मिनल में ही अपने टर्मिनल में चेक कर सकते हैं कि टर्मिनल में हमारी ऐप चल रही है कि नहीं। उसी में हमने एडिट डिलीट जो हमें इसमें चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो करनी है। अच्छा, ये सारे काम आप लोगों ने वेब कोडिंग से नहीं करने। अब मेन चीज़ आ गई, काफ़ी लोग मुझे मैसेजेस भी कर रहे थे और काफ़ी लोगों ने देखा वेब कोडिंग से काम कर रहे थे। अब वेब कोडिंग क्या है कि यानी वो जस्ट इंस्ट्रक्शंस देके काम कर रहे हैं। भाई हम इसमें स्पेसिफाई प्लस किट को यूज़ कर रहे हैं, आपको पता है ना स्पेसिफाई प्लस किट का, हम इसको यूज़ कर रहे हैं। अब उसके साथ आप क्वीन यूज़ कर रहे हैं या जिमनाई यूज़ कर रहे हैं या क्लाउड यूज़ कर रहे हैं, वो आपका अपना मामला है, ठीक है। तो जब हम किट को यूज़ कर रहे होते हैं तो इसकी हमारे पास कमांड्स होती हैं, उन कमांड्स के साथ हमें काम करना होता है। जैसे हमारे पास आप लोगों को पता होगा कमांड होती है /ht.constitution, इसी तरह स्पेसिफिकेशन, टास्क, इम्प्लीमेंटेशन और सारी कमांड इसमें मौजूद होती हैं, ठीक है। तो इन कमांड्स के जरिए अगर हम काम करेंगे, या चाहे वो हम बुक बना रहे हो, चाहे वो हम कोई ऐप बना रहे हो, चाहे वो हम अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो, तो वो सही बनेगा और बगैर वेब कोडिंग के बनेगा। अक्सर स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं, इसमें वो जो कमांड्स हैं /sp डॉट करके ये वाली, वो यूज़ नहीं कर रहे, वो सीधा प्रॉम्प्ट दे रहे होते हैं क्लाउड को और क्लाउड से अपना काम करवा रहे होते हैं। तो बाद में क्या होता है, उनकी बुक सही नहीं होती, बुक में इशूज़ आ रहे होते हैं या वाइट नज़र आ रहा होता है। तो इस तरह हमने बिल्कुल नहीं करना ये काम। हमने ये काम स्पेसिफाई प्लस किट, उसके साथ आप क्वीन यूज़ करें, जिमनाई यूज़ करें या क्लाउड यूज़ करें, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ही आपने काम करना है हैकाथॉन 1 पर, और इसी तरह ही आपने काम करना है हैकाथॉन 2 पर। अच्छा, 2 में हमने पहले फेज़ में एक टू ऐप बनानी है जो हमारे पास कंसोल बेस होगी, हमारे टर्मिनल में काम करेगी। इसी तरह फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे फेज़ 2 में उसको इसमें हमें मुख्तलिफ चीज़ें इंटीग्रेट करनी होंगी। ओपन एजेंट SDK उसमें हमने यूज़ करना होगा, चैट किट को भी यूज़ करना होगा। अच्छा, चैट किट हमने हैकाथॉन 1 में भी यूज़ किया है और काफ़ी लोगों ने यूज़ करा भी है और काफ़ी लोग जो है यूज़ नहीं कर पा रहे। तो मैं दोबारा कह रहा हूँ, हेल्प के लिए यहाँ पे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, ये खड़े हुए सीनियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ आप लोग आके दोबारा इनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन ये है कि पहले अगर हम कर लेते हैं तो क्या पहले वो उससे कनेक्ट होगा या अलग होगा? बुक में
जी जी, पार्ट 2 में उसके साथ ही रहेगा ना। पहला हम जैसे हमने बुक की, फेस 1 किया, फेस 1 में क्या लिखा, हमने एक बुक लिख दी, ठीक है। अब वो क्या हो गया, वो हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, स्पेसिफिकेशन बनाया था, उसके टास्क दिए, उसको इम्प्लीमेंट करवा के हमने एक डाटा सोर्स बुक बना दी। अब उसके बाद आ गया फेस 2 कि भाई इसमें आप RAG चैटबॉट लगाओ, रीयूजेबल इंटेलिजेंस आप यूज़ करो, चैट किट का यूज़ करो, और जो चीज़ें थी वो यूज़ करो। तो उसके लिए फिर हमने उसी में ही ये चीज़ आगे शुरू की ना। इसी तरह ही हैगा तो 2 में भी मतलब कि आपका कहने का मतलब ये है कि पहले वाला जो है वो दूसरे से कनेक्ट है, डिफरेंट ये अलग है। ये जो आप हैकाथॉन 2 है ना, डिफरेंट फोल्डर में आप बनाएंगे और डिफरेंट में काम करना है, इसको सेपरेट रखना है। 1 2 3 इस तरीके से करके चलाना। मतलब है कि आप हैकाथॉन आपका कंप्लीट हो गया है, वो एक अलग फोल्डर है, और हैकाथॉन 2 के लिए आप वर्किंग के लिए अलग फोल्डर बनाएंगे। उसमें आप बनाएंगे कंसोल बेस्ड ऐप बनाएंगे, और फिर टू ऐप को ही जो है ना आपने फास्ट API और नेक्स्ट.js को यूज करते हुए बनाना है, लेकिन उसका भी जो फोल्डर है आपने डिफरेंट ही रखना पड़ेगा। यानी कि डिफरेंट 3 फाइल्स होंगी, उसमें एक कंसोल बेस होगी और दूसरी होगी फास्ट API और नेक्स्ट.js को बनाते हुए टू ऐप बनानी है, और जो 3rd नंबर पे फेज 3 आएगा इसको उसमें बनाना होगा स्पेसिफाई प्लस को यूज करते हुए और चैटबॉट उसमें लगाना है, और उसमें आपने वॉइस इनेबल रखनी है, और यानी कि ट्रांसलेटर भी जो है ना आपने क्रिएट करना होगा। अगर आपने जो टास्क आपने ऐड करवाएं तो उसको आप किसी भी लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकें, तो आपने ये फंक्शनलिटी ऐड करनी है ट्रांसलेटर की, और वॉइस इनेबल रखना है, यानी कि आप इनपुट जो है वॉइस के थ्रू भी आप दे सकते हैं। तो ये आपने इस पर वर्किंग करनी है, और तीनों फेज के अलग फोल्डर में आपने जनरेट करनी है। देखिए यहाँ आपको स्क्रीन नज़र आ रहा होगा, फेस 1, फेस 2, फेस 3 और फेस 4, फेस 5। अब फेस 1 में क्या है, कंसोल ऐप है, पहले फोल्डर में आ गई। इमरान भाई जी, देखिए यहाँ पे लिखा है फेस 1, ठीक है। फेस 1 में हमने क्या कंसोल ऐप बनाया। फेस 2 में क्या, उसको फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे, जिसमें हम नेक्स्ट.js का फास्ट API का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ अगर मैं आप लोग देखें फेस 2 में, यहाँ फेस 1 की अलग डेट है, 100 मार्क्स हैं, 100 पॉइंट्स हैं। फेस 2 के 150 पॉइंट्स हैं, उसकी अलग डेट है 14 दिसंबर। नहीं, अच्छा डेट शायद मेरी पुरानी हो, क्योंकि मेरे पास पुराना डॉक्यूमेंट है। अच्छा, उसके बाद फेस 3 है। फेस 3 में हमने क्या चैटबॉट उसमें लगाना है, OpenAI चैट किट एजेंट्स SDK, और उसके बाद MCP सर्वर इसमें ऐड करना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फेस 4 है। फेस 4 में आप देख लें, उसको फिर हमने आगे किस तरह लेके जाना है, क्या क्या उसका डेवलपमेंट करनी है, लोकल करनी है या किसी और प्लेटफॉर्म में करनी है। उसके बाद फेस 5 है कि हम एडवांस क्लाउड पे जाएंगे, एडवांस क्लाउड को यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसी तरह फेस 5 अलग अलग होंगे, फेस 1 अलग फोल्डर, फेस 2 अलग फोल्डर, फेस 3 अलग फोल्डर, और फेस 4 अलग, फेस 5 अलग। सबका अलग अलग डेट है सबमिट करने का, और अलग अलग मार्क्स हैं। टोटल मार्क्स जो है 1000 है। जब ये आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा तो आपको ज़्यादा पता चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप में से वो लोग कौन है जिनका हैकाथॉन 1 कंप्लीटेड है? सबका कंप्लीटेड ना। अब हम 2 पे जा रहे हैं।
2 के लिए आज का छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको मोहसिन भाई ने और मिस ने दिया है। तो हैकाथन 2 का अगर आप स्टार्ट देखें तो बहुत ही ये कह सकते हैं सिंपल स्टार्ट है। एक आपने कंसोल ऐप बनानी है पाइथन में, और उस कंसोल ऐप का प्रोग्राम क्या होगा, टू डू ऐप। कितने लोगों को क्लियर है टू डू ऐप क्या है? सबको पता है, एक लिस्ट ऐड होती जा रही है। लेकिन अगर आप इस डॉक्यूमेंट को देखें, इस डॉक्यूमेंट में टू डू ऐप को भी थोड़ा सा रिक्वायरमेंट के साथ बताया गया। लेकिन आना टू डू ऐप नीचे टू डू ऐप की प्रोग्रेशन बताई हुई यहाँ पर ना। टू डू ऐप की प्रोग्रेशन अगर हम देखें तो क्या क्या है, दिस फॉर्म द फाउंडेशन क्विक टू बिल्ड एसेंशियल फॉर एनी एमवीपी। एमवीपी कितने लोगों को नहीं मालूम, नहीं पता एमवीपी क्या है? ईमानदारी से बताया करें, टेंशन नहीं। एमवीपी होता है मिनिमल वायबल प्रोडक्ट, मतलब एक प्रोडक्ट का आप ऐसा फेस बनाते हैं जो कह सकते हैं मिनिमम हो, कम से कम हो, एटलीस्ट आपके प्रोडक्ट के जो कोर फीचर है, एसेंशियल फीचर है, वो उसमें मौजूद है। तो आप एज अ डेवलपर क्योंकि इनोवेशंस कर रहे हैं, आप लोग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं कोई ना कोई, तो आपकी प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की कि आप एमवीपी बनाएं। आप जाहिर है अगर आपको कोई सोशल मीडिया ऐप बनानी हो, आप पूरी कंप्लीट तो नहीं बनाएंगे ना, क्योंकि आपने यूज़र के एंड पे तो दी नहीं है, आपको तो नहीं पता यूज़र उसको किस बिहेवियर के साथ इस्तेमाल करेगा। तो आप क्या करेंगे, आप एमवीपी बनाएंगे, मतलब मिनिमम फीचर के साथ उसको लॉन्च करेंगे। जब वो यूज़र के एंड पर जाएगी तो वहाँ से आपको यूज़र का बिहेवियर मालूम होना शुरू होगा। वहाँ से आप एक्सपीरियंस गेट करेंगे कि यूज़र किस चीज़ को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, यूज़ कर रहा है। ठीक है, एमवीपी होता है मिनिमल वायबल प्रोडक्ट, या हम प्रोडक्ट का मिनिमम वर्जन बनाते हैं। मैं एक साथ पूरी प्रोडक्ट नहीं बनाऊंगा जिसको बनाने में मुझे 3 महीने लगे, 6 महीने लगे, बनने के बाद मुझे पता लगे तो चलेगी नहीं। मैं इसका मिनिमम वर्जन बनाऊंगा ताकि मैं इसको एडजस्टमेंट कर सकूँ, रिक्वायरमेंट्स कंसिडर कर सकूँ। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट का एमवीपी है टू डू ऐप का, तो बेसिक एमवीपी क्या है? सबसे पहला टू डू ऐप मतलब मेरी लिस्ट, मैं कुछ बाय करने जा रहा हूँ मार्केट में सामान, मैंने लिस्ट बनाई, टू डू ऐप बनाई, मैंने क्या करा, टास्क को ऐड करा। तो पहला आपको यहाँ क्या नजर आ रहा है, टास्क एडिशन, क्रिएट न्यू टू डू आइटम। मतलब अगर कोई लिस्ट है तो उसमें एक आइटम ऐड होता जा रहा है ना, टास्क ऐड हो रहा है, आइटम ऐड हो रहा है, ये क्या बाय करना है उसका नाम ऐड हो रहा है। दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, उसी का डिलीट, भाई कोई कार्ड गलती से ऐड कर दिया, डिलीट कर दिया। थर्ड नंबर पर आ रहा है उसका अपडेट, समटाइम हमने कोई टाइपो कर दिया, लिखते हुए मिस्टेक कर दी तो हमने उसको अपडेट कर दिया या डिटेल पूरी नहीं लिखी। तो ये फोर्थ नंबर पर आ रहा है व्यू टास्क लिस्ट, मतलब मैं अपनी पूरी लिस्ट को देख सकूं मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड करी है। इनिशियली ब्लैंक होगी, जब टास्क ऐड होंगे तो उसमें डिटेल्स आ रही होंगी, मतलब नाम आ रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे लास्ट में आ रहा है मार्क इज कंप्लीट। मार्क इज कंप्लीट क्या टॉगल है, टॉगल मतलब कोई भी हम उसके ऊपर काम कंप्लीट हो गया या काम अभी पेंडिंग है उसका कंप्लीट आ जाएगा। अगर आपने टोटल लिस्ट में 6 चीज़ें ऐड करी, पहली चीज़ आपकी हो गई बाय करने का, मार्केट में सामान, मोबाइल बाय करना है, मोबाइल का पाउच बाय करना है, मोबाइल का चार्जर बाय करना है। अब आपने मोबाइल का चार्जर बाय कर लिया तो आपने चार्जर पे ओके लिख दिया कि अब ये हो गया। हम वहाँ पर टॉगल होता है ना कि आपने कोई इसमें चेक बना दिया, टॉगल को ट्रू बना दिया, कोई कलर लगा दिया, या स्ट्राइक थ्रो होता है। स्ट्राइक थ्रो पता है क्या होता है, टेक्स्ट के दरमियान में जो एक लाइन आ रही होती है, सही है ना, हमने उसको स्ट्राइक थ्रो कर दिया कि ये चीज़ कंप्लीट हो गई है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी टू डू ऐप के एसेंशियल फीचर जो उसके एमवीपी में आते हैं उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब आपने क्या बनानी है, हैकाथन 2 के अंदर क्या बनाना है, टू डू ऐप। एक बार रिपीट करें, क्या बनानी है। अब जो टू डू ऐप है उसको बनाने के मल्टीपल फेज हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5। अब टू डू ऐप के अंदर भी क्या फीचर होगी, शुरू में आपको क्या रखना है, एसेंशियल फीचर, ऐड, डिलीट, अपडेट, व्यू और मार्क इज कंप्लीट। ये 5 एसेंशियल फीचर है आपने टू डू ऐप में रखनी। ये आपका कौन सा की मिनिमम प्रोडक्ट होगी। अभी जो आपको हैकाथन की फेज मिलेंगे, फेज 1 2 3 4 5, वो अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में। अभी तो हम ये देख रहे हैं बनाना क्या है, पहले वो तो पता लगा, हमें पता लग गया टू डू बनाना है, टू डू का मिनिमम वर्जन भी हमें पता लग गया कि हमें किस तरीके से बनाना है। अब हम इसमें एक स्टेप आगे आते हैं। हम कहते हैं यार टू डू ऐप तो बन गई है, अब थोड़ा सा उसको एडवांस करा जाए। तो एक चीज़ याद रखना, पहले आपने एसेंशियल वाला वर्जन बनाना है, जब वो बन जाए, वो चल रहा हो, आपने हैकाथन की सबमिशन करानी है। फिर आपने सेम प्रोजेक्ट को अपडेट करना है
एडवांस लेवल पे या इंटरमीडिएट लेवल पर। इससे क्या फायदा होगा, आपकी सबमिशन हो चुकी होगी, आपके पास टाइम होगा अपडेट करने का। ठीक है, तो ये तरीका है। अब हम इंटरमीडिएट लेवल पर आए। इंटरमीडिएट पर हमने क्या करा, हमने कहा एक काम करते हैं, कुछ चीज़ों को कैटेगराइज कर लेते हैं, क्योंकि हम जब मार्केट में कुछ बाइंग करने जाते हैं तो टू डू लिस्ट होना तो अच्छी बात है, लेकिन समटाइम होता नहीं पहले ये लेना है, दूसरे नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे प्रायोरिटीज या टैगिंग ऐसे करते हैं ना। अपने पास कुछ भी होता है तो हम टैगिंग करते हैं, प्रायोरिटीज बनाते हैं। तो एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ प्रायोरिटीज और टैगिंग का भी आ गया कि हम कैटेगरीज को अलग अलग प्रायोरिटाइज कर लें, हाई, मीडियम, लो, इस तरीके से उसको हम इजीली प्रायोरिटाइज कर लें। या तो कुछ लेबलिंग कर दें कि भाई ये चीज़ जो है मेरी असेंशियल है, मेरे काम से रिलेटेड, ये चीज़ घर वालों से रिलेटेड है, ये चीज़ मेरे इससे रिलेटेड है। तो हम क्या कर सकते हैं, टू डू ऐप को एक कोई भी प्रायोरिटाइज के लिए कुछ भी ऐड कर सकते हैं। लेवल हो सकता है, प्रायोरिटी नंबर हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6, या क्या हो सकता है, या तो कोई कलर दे दें, ग्रीन कलर, हाई मीडियम लो का टैग दे दें, ये हाई आइटम है, ये मीडियम या लो है। उससे ये फायदा होगा अगर आपका बजट ना हो आइटम लो कैटेगरी का, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। इस तरीके से आपने एक फीचर ऐड कर दिया। दूसरे नंबर पे आपने क्या फीचर ऐड करा, फिल्टर, सर्चिंग का। भाई इतनी बड़ी लिस्ट है, अगर वो 20 25 30 100 आइटम, तो फिल्टर होना चाहिए कोई ना कोई। मैं उस पर टेक्स्ट लिखूँ, वो सर्च करके ला दे मेरी टू डू के अंदर से। या आपने सेकेंडरी लेवल पे कर दिया। अब सर्चिंग में फिल्टर कौन कौन से हो सकते हैं, एक स्टेटस का फिल्टर हो सकता है सर्चिंग में कि भाई कौन कौन से टू डू मेरे कंप्लीटेड है, उसका मैंने सर्च बना लिया। मैंने क्या करा, फिल्टर पे क्लिक करा, बटन आया बहुत सारे। मैंने एक बटन था जिसका नाम क्या था, कंप्लीटेड वाला, उस पर चेक करा, सिर्फ वो आइटम आ गया जो कंप्लीटेड है, ताकि क्या हुआ फिल्टर होकर आ गया ना। मेरे पास 100 आइटम था, 5 बाय कर चुका, अब मुझे देखना है भाई कौन से कंप्लीटेड है, तो मैंने फिल्टर लगा दिया। दूसरे नंबर पर फिल्टर आ गया हमारे पास, एक तो हमारे पास हो गया प्रायोरिटी बेस पे कि हमने फिल्टर करा कि कौन कौन से कंप्लीटेड है। सेकंड नंबर पर फिल्टर आ गया कि भाई हमें किसी डेट के हिसाब से देखना है, आज के दिन के, कल के दिन के, एक हफ्ते पहले। तो फिर दायरा में ये वाला फीचर थोड़ा बड़ा है। डेट अगर ऐड करनी है तो फिर तो टास्क ऐड करते वक्त डेट भी ऐड हो, ऐसे कि ना जब मैं टास्क ऐड कर रहा हूँ तो उस वक्त डेट टास्क के साथ, जैसे मैंने कहा मुझे लैपटॉप बाय करना है तो लैपटॉप के साथ डेट भी डेटाबेस में बैकग्राउंड पे जारी हो, ताकि जब फिल्टर लगाएं बैकग्राउंड से मरादे डेटाबेस से मरादे डेट जारी हो टास्क के साथ उसी वक्त। तो जब हम फिल्टर लगाएं तो डेट के साथ फिल्टर कर सकें। तो इस तरीके के 2-3 फिल्टर आप अपने हिसाब से लगा दें। एक सर्चिंग का बार बन जाएगा, एक फिल्टर का लग जाएगा, फिल्टर के बटन्स होते हैं। फिर आपके पास क्या आएगा, सॉर्टिंग आ गई टास्क की। आपने कहा भाई प्रायोरिटी या अल्फाबेटिक या रीऑर्डर। सॉर्टिंग क्या होती है कि आपके पास ऊपर बटन बने हुए सॉर्टिंग के, एक सॉर्टिंग है डेट की, आपने डेट पे क्लिक करा, डेट वाइज लिस्ट आ रही है। आपने सॉर्ट करा कैटेगरी, तो क्या आ रहा है, हाई आइटम ऊपर आ रहे हैं, मीडियम बीच में आ रहे हैं, लोअर डाउन पे आ रहे हैं, डेट वाइज नहीं आ रहा, डेट मिक्स हो गई। आपने सॉर्टिंग करा अल्फाबेटिक्स, ए वाले पहले आ रहे हैं, बी वाले बाद में, सी वाले, तो इस तरह से सॉर्टिंग आप ये क्या कर रहे हैं, आप एक ही प्रोडक्ट में एनहांसमेंट कर रहे हैं। ये एनहांसमेंट आपने कब करनी है, जब आपका प्रोजेक्ट सबमिट हो जाए उसके बाद आपने टाइम निकाल के एनहांसमेंट करनी है। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं आसान तरीका बता रहा हूँ। अगर कोई डायरेक्ट पूरी प्रोडक्ट बनाना चाह रहा है उसकी मर्जी बना सकता है। टू डू वैसे सिंपल है, फिर कोई इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन ये हमारे पास क्या स्टेप्स आ गए बनाने के। थर्ड नंबर पे क्या आ गया, हमारा एक एडवांस लेवल आ गया। एडवांस लेवल पर उन्होंने क्या करा, कोई भी चीज़ रिकरिंग है, रिकरिंग मतलब डेली, वीकली, मैं रोजाना एक चीज़ को बाय कर रहा हूँ। रोजाना मैं सुबह उठ के लिखता हूँ कि भाई मुझे ब्रेकफास्ट लेने जाना है, रोजाना सुबह उठ के लिखता हूँ ब्रेकफास्ट लेने जाना है, तो वो तो रिकरिंग हो गई। तो वो ऑटो आ जाए, खुद ही आ जाए। सुबह सुबह मैं उठूँ, मैं टू डू में खुद ही ऑप्शन आ रहा हो कि भाई आपने ये चीज़ बाय करने जानी है। तो ये ऑटो रीशेड्यूल रिपीटिंग टास्क, रीशेड्यूल का मतलब खुद ही मेरी आज की लिस्ट में ऐड हो जाए। उसने कहा भाई रोजाना ये लेने जा रहे हैं, या उसने ये देख लिया मंडे टू फ्राइडे लेने जाते हैं, सैटरडे संडे नहीं लेने जा रहे, या उसने ये देख लिया सिर्फ सैटरडे और संडे को ये चीज़ चाहिए होती है, तो वो क्या कर रहा है, उसने शेड्यूल सेट कर लिया, हर सैटरडे को वो चीज़ खुद ब खुद मेरे पास आ रही होगी। ठीक है, ये एक फीचर है, अच्छा फीचर है। इसके बाद एक ड्यू डेट्स एंड टाइम रिमाइंडर। अगर आपने कोई चीज़ ऐड करी टास्क के साथ, आपने उसको ऐड भी कर लिया कि ये मुझे 2 दिन के अंदर अंदर खरीदनी है। अब वो क्या करेगा, वो आप जैसे 2 दिन होने वाले होंगे, 1 घंटे पहले या 1 दिन पहले आपको रिमाइंडर करेगा कि ये चीज़ आपने बाय नहीं करी। उसको कैसे पता लगेगा बाय नहीं करी, कौन बताएगा? अगर मैंने कोई प्रोडक्ट ऐड करी अपनी टू डू में
उसके साथ डेट ऐड हो गई, एक चीज़ हो गई। दूसरे नंबर पे क्या ऐड हो गया, उसके साथ ड्यू डेट मैंने ऐड कर दी, फिर मैंने 2 दिन में या 1 हफ्ते के अंदर बाय करनी है, ठीक है। अब जो रिमाइंडर चलेगा उसको कैसे पता लगेगा मैंने बाय नहीं करी? हमने टास्क कंप्लीट नहीं करा होगा तो जाहिर है वो बाय नहीं हुआ। जब तक मैं टास्क में बाय करूंगा तो मेरा मैनुअल काम है, मुझे उसको कंप्लीट करना है। टॉगल का कोई बटन होगा, टॉगल करूंगा और वो कंप्लीट हो जाएगा, सही है। तो ये टू ऐप के 3 हमारे पास लेवल है। जो लास्ट लेवल है वो इंटेलिजेंट फीचर है। सेकंड लास्ट जो है हमारे पास वो ऑर्गेनाइजेबल मतलब यूजिबिलिटी के अकॉर्डिंग है, और पहला जो है वो कोर एसेंशियल्स है। तो इसको हम बोलते हैं MVP 1, MVP 2, MVP 3। 1 मतलब कोर फीचर हो गया, 2 में मजीद एडिशन हो गई, 3 में और मजीद एडिशन हो गया, ठीक है। इनके हमारे पास अलग अलग MVPs बन जाएंगे। अब हम आते हैं हमें एक्चुअली हैकाथॉन के फेजेस का। ये तो वो हो गई जो प्रोडक्ट हमें बनानी है। अब सेम प्रोडक्ट आपने 5 बार बनानी है 5 अलग तरीकों से। टू ऐप पे 5 अलग तरीकों से बनेगी। पहले नंबर पे आपको क्या बताया इसने तरीका? कंसोल बेस में क्या बताया आपको? टर्मिनल बेस। अच्छा, कंसोल बेस में जो है ना हमें टास्क ऐड करवाना पड़ेगा, और अगर हम चाहें तो टास्क जो है वो अपडेट करवा सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। ये सारी फंक्शनलिटी हमें कंसोल बेस पे रखनी है। और एक शो लिस्ट में वो बटन लगाना पड़ेगा जो हमारे टास्क हम ऐड कर चुके हैं तो वो उसकी लिस्ट शो कर दे इस तरह। अच्छा, किस किस के समझ में आ गया कंसोल जो अभी मैंने समझाया है? कंसोल बेस हैंड रेस कर दे। और यानी आप कंसोल ऐप बना लेंगे? सर दोबारा एक बार समझा दें। जो बना लेंगे सर हाथ खड़ा करें। सही। और बाकी जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया? सही। रीजनिंग करेंगे, जितनी देर में हम रीजनिंग करेंगे उतनी देर में वो बना भी देगा कोड। चलिए कंसोल बेस समझ में आ गई। कंसोल बेस का ऑप्शन क्या है हमारे पास? फेज 1। और ये जो डेडलाइन आपको ड्यू डेट नजर आ रही है ये तो जा चुकी है। ये थी फैकल्टी के लिए, जो कोऑर्डिनेटर्स आपके मेरे बराबर में बैठे हुए हैं, और मेरे लिए हम सबके लिए ये डेडलाइंस थी। सही, आप लोगों के लिए डेडलाइन नहीं होंगी, ठीक है, वो हम आपको बता देंगे क्या होगा। लेकिन आप लोग प्रोएक्टिव चलें, पहले से चीज़ें बनाएं, ताकि जब हम कोई डेडलाइन अनाउंस करें तो आप आगे हों, बल्कि आप उसको अपडेट कर रहे हो, इन्हांस कर रहे हो। क्योंकि चीज़ बनी हुई हो तो फिर आपकी फ़ायदा क्या होगा, आपको टाइम मिल जाएगा और टाइम में आप पढ़ाई कर लेंगे अपनी अच्छी, ठीक है। कंसोल बेस का मतलब क्या है? पाइथन के मैं ब्लैक टर्मिनल पर आया, मैंने पाइथन से ऐप रन करी तो वो टर्मिनल के अंदर ही मुझे ऑप्शन दे रहा है, 4 बटन दे रहा है। मैंने कोई भी बटन कैसे तो प्रेस होंगे 1 2 3 4 करके आ रहा होगा, मैंने प्रेस कर दिया 1 बटन या 8 का बटन, कोई भी बटन का नाम होगा, मैंने उसको टाइप करा, इंटर करा तो उसने मुझसे आइटम का नाम पूछा, मैंने आइटम का नाम पूछ के इंटर करा तो आइटम 8 हो गया। फिर मैंने कहा मुझे लिस्ट देखनी है तो मैंने लिस्ट लिखा, इंटर करा तो लिस्ट आ गई। फिर मैंने कहा मैं डिलीट करना, मैं डिलीट लिख के इंटर करा, उसने बताया कौन सा डिलीट करना है, मुझे 7 8 10 आइटम है, कोई ना ID बताओ 1 2 3 4, मैंने बताया 4 डिलीट करना है। इस तरह अपडेट हुआ। टॉगल में भी ये हुआ कि मेरे पास एक टॉगल का बटन था, मैंने क्या लिखा टॉगल, इंटर करा, जैसे टॉगल लिख के इंटर करा तो उसने मुझसे ID पूछी, जैसे मैंने ID प्रेस करी तो जो आइटम था वो टॉगल हो गया, वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मैंने उसको दोबारा टॉगल करा तो वापस से अनकम्प्लीट हो गया, समटाइम गलती से कोई टॉगल हो जाता, ठीक है। तो ये कहाँ चल रही है? सारा कंसोल पे चल रहा है। इसमें कोई यूजर इंटरफेस ग्राफिक्स वाला नहीं है, इसमें यूजर इंटरफेस टर्मिनल वाला है। वो भी यूजर इंटरफेस होगा ना टर्मिनल वाला, लेकिन वो ग्राफिकल नहीं है, वो कमांड लाइन है। अब हम एक स्टेप आ गया है, अब फेज 2 के बारे में आपको अभी थोड़ी देर पहले बताएंगे। फेज 2 में और फेज 1 के दरमियान में आपको क्या एडिशनल डिफरेंस नजर आ रहा है? वो कंसोल पर है और वो फेज 2 जो है वो प्रॉपर फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन है, जबकि फेज 1 जो है वो सिर्फ कंसोल बेस ऐप था। फेज 2 में आपके पास फ्रंट एंड भी बन रहा है नेक्स्ट.जेएस में, फेज 2 में आपके पास बैक एंड आ रहा है फास्ट एपीआई पे, फेज 2 के अंदर आपके पास डेटाबेस है जो आपने नियॉन पे रखा हुआ है, और साथ में एसक्यूएल मॉड्यूल है जो फास्ट एपीआई के साथ ही मिलकर चलेगा।
तो मतलब एक बैकएंड है, एक फ्रंट एंड है और एक डेटाबेस, 3 टियर, 3 आपके पास टियर है। 3 टियर आर्किटेक्चर बोलते हैं इसको। कितने लोगों को मालूम है 3 टियर आर्किटेक्चर क्या होता है? और कितने लोगों को 3 टियर का नहीं पता? नहीं पता, कुछ तो खुद से सर्च कर लिया करो यार। आपका इंटरव्यू में नहीं मरवा देना आप हमें, कहीं जाओ बोलो सर ने तो ये चीज़ बताई नहीं है हमें, आप हमारे सर से पूछ लें, कॉल कर लें। हम आपकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं, बोलते हैं इतने माशाल्लाह से टैलेंटेड स्टूडेंट हो, जो हैं भी, लेकिन ऐसा भी तो नहीं करे ना कि हम तारीफ़ करते हुए सोचें। सही है, ये 3 टियर चले, मेरे को डायग्राम से दिखा दो। इसको कॉपी करते हैं, कॉपी में करते हैं, ये आ गया। क्या नजर आ रहा है? क्लाइंट टियर मतलब फ्रंट एंड, एप्लीकेशन टियर मतलब बैक एंड, डेटाबेस टियर मतलब जहां पे डेटा कंटेन करते हैं। ये जो क्लाइंट टियर है इसको हम क्लाइंट भी बोलते हैं, इसको हम फ्रंट एंड भी बोलते हैं, इसको हम यूजर इंटरफेस भी बोलते हैं। सही समझने वाले के नहीं कोई भी नाम है, आसान जबान में यूजर फेसिंग। ये जो एप्लीकेशन टियर है इसको हम बैकएंड भी बोलते हैं, इसको हम बिजनेस लेयर भी बोलते हैं। बिजनेस लेयर भी बोलते हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट तो सारी यहाँ लिखते हैं, फ्रंट एंड तो सिर्फ एक्सेस कर रहा है, सारा तो बिजनेस यहाँ पर है, उसको हम बिजनेस लेयर भी बोलते हैं। इसको हम डोमेन भी बोलते हैं। डोमेन बिजनेस को दूसरा अल्फाज जो डोमेन का होता है, डोमेन का मतलब कौन सा बिजनेस है, दरमियान वाले को हम डोमेन भी बोलते हैं, बैकएंड भी बोलते हैं, एपीआई भी इसी को बोलते हैं। सही, बिजनेस भी इसी को बोलते हैं, सारे नाम इसी का आ जाता है। डेटाबेस जो है हमारे पास एक सेपरेट टियर है, जो एक सिक्योर चीज़ होती है जिसका एक्सेस हर किसी के पास नहीं होता, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेटा है। वो काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर होता है। उस सॉफ्टवेयर में हमारे पास क्या होता है, डेटा हमारा होल्ड हो रहा होता है, परसिस्ट हो रहा होता है, वहाँ हम डेटा रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। और उस जो सॉफ्टवेयर होता है डेटाबेस का, वो उसका मैनेजमेंट सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वो क्या कहता है कि आप अपना डेटा रखो इस तरह से, डेटा डिलीट करो इस तरीके से, डेटा अपडेट करो इस तरीके से। तो ये डेटा के साथ जितने भी ऑपरेशन आप उसके साथ करवा रहे हो। अभी जो कंसोल बेस ऐप थी, जो आप कंसोल ऐप यूज़ कर रहे हो, उसमें कोई डेटाबेस हमने रखना था? कुछ भी नहीं था, मतलब इनलाइन था। जब ऐप चल रही है तो चीज़ें नजर आ रही हैं, ऐप बंद हुई चीज़ें भी बंद हो गई। या तो हो सकता है कि हम किसी फाइल में रखवा रहे हो, जहाँ पर ऐप चल रही है वहीं पर किसी फाइल में रखवा रहे हो, मतलब कोई सेंट्रलाइज डेटाबेस नहीं। सेंट्रलाइज डेटाबेस क्या होता है कि फेसबुक जो है मैंने अपने इस मोबाइल से चलाई, मैंने क्या करा, एक पोस्ट डाला, दूसरे मोबाइल से ओपन करूँगा, पोस्ट नजर आएगा, सेम फेसबुक आएगा, क्योंकि डेटाबेस जो है मेरा मोबाइल नहीं है, डेटाबेस क्या है, फेसबुक के पास रखा हूँ, तो सेंटर है। मैं यहाँ से लॉगिन करूँ, ये जो मेरे सारे मोबाइल और मेरे लैपटॉप में ओपन हो रही है, ये क्या है, ये फ्रंट एंड है। कौन सी वाली टियर है ये क्लाइंट टियर है, फ्रंट एंड टियर है, यूजर फेसिंग टियर है, समझ रहे हैं। और जो सेंट्रलाइज टियर है, जो सबके नहीं है, वो कौन सी है, वो डेटाबेस है। और एक और टियर है, वो है बैकएंड, ये भी सबके नहीं है। सही है, ये दोनों टियर किसके पास हैं, फेसबुक के पास है। फ्रंट वाली टियर किसके पास है, यूजर के पास है। चलें आप लोगों से इसी बहाने एक सवाल करते हैं। ये पेन यूनिवर्सिटी की बुक है, AI नेटिव पेन यूनिवर्सिटी.org, या कोई भी वेबसाइट जो आप एक्सेस करते हैं अपने लैपटॉप से या मोबाइल से, ठीक है। मुझे ये बताएं, ये वेबसाइट इस वक्त कहाँ पर चल रही है, इस लैपटॉप पे चल रही है, या ये बैकग्राउंड पे जो मैं डिटेल बता रहा हूँ ये कहाँ डिप्लॉय है, मेरे ख्याल से गिटहब पेजेस पे डिप्लॉय है, या क्या ये गिटहब पेजेस के सर्वर पे चल रही है या इस लैपटॉप पे चल रही है, कौन बताएगा। गिटहब पेजेस सर्वर। कितने लोग कहते हैं क्योंकि ये गिटहब पेजेस पे डिप्लॉय है, और मैं आपको बता रहा हूँ बैकग्राउंड पे गिटहब पेजेस पे डिप्लॉय है, तो कितने लोग कह रहे हैं इस वक्त जो टाइम हो रहा है, जो आपको नजर आ रही है ये वेबसाइट, ये इस वक्त गिटहब पेजेस पे चल रही है, ये तो नजर आ रही है आपको। और कितने लोग कह रहे हैं नहीं, ये गिटहब पेजेस पे नहीं, ये आपके लैपटॉप के ऊपर चल रही है, इस वक्त की बात कर रहा हूँ। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मैं इसको बंद करके दोबारा ओपन करूंगा तो कहां से लोड होकर आ रही है, इस पे सब एक नहीं है, इस पे तो जाहिर सी बात है गिटहब पेजेस से आ रही है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, गिटहब पेजेस से तो आ रही है। अब मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट देता हूँ। आपके मोबाइल में सपोज कर लें कोई एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन है व्हाट्सएप पे,
या फेसबुक रख लेते हैं, व्हाट्सएप का कॉन्सेप्ट फिर आप कुछ और ले आएंगे। वो फेसबुक की एप्लीकेशन आपके मोबाइल में या फेसबुक के सर्वर पर है, आपने डाउनलोड कहाँ से करी है? प्ले स्टोर से। तो फेसबुक की जो एप्लीकेशन चला रहे हैं वो प्ले स्टोर पे चल रही है, आपके मोबाइल में चल रही है? हमारे मोबाइल में। आप क्यों नहीं कह रहे प्ले स्टोर पे चल रही है? क्यों? वहाँ से सर डाउनलोड हो गई। आप कह रहे हैं प्ले स्टोर से मैंने डाउनलोड करी, लेकिन वो मेरे मोबाइल में चल रही है क्योंकि मेरे मोबाइल का कंप्यूटर यूज कर रही है, मेरे मोबाइल का रैम यूज कर रही है, मेरे मोबाइल का इंटरनेट यूज कर रही है, मेरे मोबाइल की स्टोरेज यूज कर रही है, मतलब मेरा मोबाइल का हार्डवेयर यूज हो रहा है। तो जो प्ले स्टोर था वो सिर्फ एक क्लाउड था जहां से डाउनलोड होकर मेरे पास आ गई। इन केस मेरे पास डिलीट होती है तो मैं दोबारा प्ले स्टोर पे जाऊंगा, दोबारा से डाउनलोड करूंगा और उसको एक्सेस करूंगा। समझ रहे? यही तरीका होगा। यही सेम चीज वेब पर है, ये रखी हुई गिटहब पेजेस पर है, लेकिन जब मैंने इसकी वेबसाइट पे इसका URL लगा के इंटर करा तो वहां से डाउनलोड होके कहाँ गई? मेरे पास वेब पर आ गई। अब मैं इसको बंद करूंगा, दोबारा ओपन करूंगा तो दोबारा डाउनलोड होकर आएगी। फेसबुक के केस में हम वन टाइम डाउनलोड कर लेते थे। यहाँ के केस में क्या हो रहा है? यहाँ के केस में क्या फायदा है कि वन टाइम डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? जितनी बार मैं ब्राउजर पे जाता हूँ हर बार डाउनलोड करता हूँ। अब मेरी मर्जी में इसको ओपन करके रखूँ, बंद ही ना करूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। समझ रहे? तो ये वेबसाइट इसमें कहाँ चल रही है? कितने लोग कह रहे हैं इस लैपटॉप पे चल रही है? इसको 100% इस लैपटॉप पे चल रही है। अगर यहाँ से मैं बंद करूंगा, दोबारा खोलूंगा तो ये गिटहब पेजेस से डाउनलोड होकर मेरे पास आएगी। सही है? हाँ, इस वेबसाइट को अगर किसी पेज पे मैं क्लिक करता हूँ और वो पेज डाउनलोड नहीं हुआ था पहली बार में, तो वो दोबारा से चाहेगा, दोबारा डाउनलोड करेगा। सही है? किसी नए पेज पर क्लिक करता हूँ, डाउनलोड नहीं हुआ था तो वो दोबारा जाके डाउनलोड करेगा। तो वो डाउनलोडिंग का प्रोसेस रहेगा, जो चीज़ डाउनलोड नहीं हुई है, लेकिन जो हो गई है डाउनलोड तो वो उसी को दिखा रहा है। अब हम आते हैं वापस अपने टीयर पे, इस पे। ये जो क्लाइंट साइड है, ये क्लाइंट क्यों कह रहे हैं? क्लाइंट कौन है? यूजर को क्लाइंट बोलते हैं, कस्टमर को क्लाइंट बोलते हैं, मतलब जो इस्तेमाल करने वाला एंड यूजर है उसको क्लाइंट बोलते हैं। तो इसको क्लाइंट साइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्लाइंट की डिवाइस के अंदर चलती है, चाहे ये वेब हो चाहे ये मोबाइल ऐप हो। अब आप इसके लिए क्या यूज करेंगे? क्लाइंट साइड के लिए आपके पास यहाँ पर रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? आपके रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है नेक्स्ट.जेएस आप यूज करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं एक और दूसरी टियर पे। वो क्या है? एप्लीकेशन, बिजनेस, बैकएंड, एपीआई, आप उसको जो भी नाम देना चाहें। अब ये जो बैकएंड का टियर है, इसके ऊपर जो बनाया हुआ इन्होंने सीपीयू है, मशीन बनाई हुई है। ये बैकएंड का टियर कहाँ चल रहा है? सर्वर का है। जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास वो एप्लीकेशन है उसने क्या करा हुआ है? किसी कंप्यूटर डिवाइस के ऊपर इस एप्लीकेशन को रन करा हुआ है, जैसे आप अपने लैपटॉप में करते हैं, उन्होंने कंप्यूटर पे करा हुआ, वो 24 घंटे चल रहा है और वो कनेक्ट है किसी नेटवर्क से। तो क्या होता है? ये जो फ्रंट एंड है ये किसको कॉल करता है? उस वाले सर्वर पे जो वहां रखा है। तो ये जो सर्वर है ये क्या है? किस पे बना हुआ है? फास्ट एपीआई पे। किस पे बना हुआ सर्वर? फास्ट एपीआई। अब मुझे बताएं सर्वर बनाने के लिए फास्ट एपीआई की जरूरत क्यों है? कौन बताए? कितने लोगों को पता है कि सर्वर बनाने के लिए फास्ट एपीआई का इस्तेमाल करने की रियल रीजन मुझे मालूम? कौन बताए? नहीं, फास्ट के मैं बोला एक कॉन्क्रीट रियल रीजन। तो ये कुर्सी पे आप बैठे हुए, इसका मतलब ये थोड़ी बिल्लू है तो बैठे हुए या स्ट्रॉन्ग है तो बैठे हुए। कुर्सी पे आप इसमें बैठे हुए, इसके स्ट्रॉन्ग कोर पार्ट क्या है? कि कुर्सी के 4 पाए हैं, उस पर मैं बैठ सकता हूँ, ये स्ट्रॉन्ग कोर पार्ट है। बाकी जो है उसके फीचर्स है। तो फास्ट एपीआई का यूज करने का एक कोर मकसद क्या है? बैकएंड के ऊपर। सर ये लिंक है उससे, सर्वर से लिंक है, सर्वर से लिंक है। कैसे लिंक है? क्या है? मुझे ये बताएं लॉजिकली। एक चीज मुझे नजर आ रही है, माइक है, मुझे पता है ये आवाज कैसे आ रही है स्पीकर में, ये माइक का तार उसमें जा रहा है, वहां से यहाँ जा रहा है। तो मैं कहूँगा एम्पलीफायर का काम क्या है? माइक की आवाज को अपने पास कंज्यूम करना, स्पीकर को यूज करना, उसके हिसाब से पैरामीटर सेट करना। ठीक है, मुझे नजर आ रहा है चीज, मुझे क्लियर है। तो कितने लोगों को ये वाली बात क्लियर नहीं है कि बैकएंड पे क्या होता है? ईमानदारी से बताए, कोई डर नहीं है। बैकएंड पे ये क्लियर नहीं है, मतलब एक क्लियर ट्रांसपेरेंट पिक्चर नहीं है मेरे पास। बस मुझे पता है हाई लेवल ये बैकएंड है, ये चलता है, इस पर फास्ट एपीआई लगती है, लेकिन मुझे एक्चुअल नहीं रीजन पता। कितने लोग कह रहे हैं नहीं मालूम? और कितने लोगों को एक्चुअल रीजन मालूम है? तो फिर कितने कम लोग तो हैंडल्स कर रहे हैं। दोबारा से पूछ रहा हूँ, कितने लोगों को नहीं पता? मतलब ऑलमोस्ट इस पे नहीं वाले हैं। अब यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट देखें। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम जानते हैं,
पाइथन सपोज कर लेते हैं। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी चीज बार बार इस्तेमाल करनी हो क्या यूज करेंगे? रीयूजेबिलिटी के लिए सबसे कोर पार्ट क्या है? फंक्शन रख लिया हमने, फंक्शन का नाम हमने कोई भी रख लिया, या तो हमने कहा गेट, कोई भी हमने नाम रख लिया। हम इसका नाम सपोज कर लेते हैं किसी स्पेसिफिक सर्च का फंक्शन बना लिया हमने, ठीक है, ये बन गया। अब मुझे ये बताएं फंक्शन का काम क्या है? फंक्शन का काम है डेटाबेस के अंदर से डेटा सर्च करना, सही है। और क्या डेटा सर्च करना? सपोज कर लेते हैं हम क्या कर रहे हैं, टू डू ऐप का लिस्ट चेक कर रहे हैं। ये मैं एक ऐसे रैंडम लिख रहा हूँ समझाने के लिए, ये कोई कोड नहीं है, ये वाली लाइन पे कोई कोड नहीं है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। फंक्शन का काम क्या है? कॉन्सेप्ट क्या बना रहे हैं? डेटाबेस से टू डू की लिस्ट लानी है, ये फंक्शन का काम है। सर्च के बजाय हम लिख देते हैं टू डू, सही है, या टू डू ही कर देते हैं, ये टू डू का काम है। ये क्या करेगा? डेटा को सर्च करेगा, टू डू लिस्ट ला के दे देगा। अब इस फंक्शन में आर्गुमेंट पैरामीटर क्या लेंगे आप इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट ले लेंगे। आपने कहा भाई लिस्ट सर्च करनी है ना, तो यहाँ से लिस्ट का आर्गुमेंट ले लिया आपने, ठीक है। क्या सर्च करना है वो आ गया, आर्गुमेंट आ गया, कोई भी आ गया, एक्स वन है। अब इस फंक्शन को पाइथन में कॉल करने का तरीकेकार क्या है? सिर्फ इसका नाम यूज करेंगे। अगर मैं सेम फाइल में हूं क्या करेंगे? नाम यूज करा और क्या लिख दिया यहाँ पर? टेक्स्ट लिख दिया। यही तरीका है पाइथन में फंक्शन ऐसी कॉल होगा। ये फंक्शन बदले में करेगा क्या? जो भी इस लाइन पे काम हो रहा है वो कर देगा। मैं इस पर प्रिंट करवा देता हूँ, कुछ भी करवा देता हूँ, ये इस लाइन पे काम हुआ कर देगा, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड। फंक्शन कॉल करने का तरीका क्या है? नाम लिखा, कॉल कर दिया। कितने लोगों को ये तरीका फंक्शन कॉल करने का मालूम है? एक एक करके आता है, सबने एंडर्स करना ताकि मेरे पास डेटा सही है। कितने लोगों को पता है ऐसे फंक्शन कॉल होता है? सही है। अभी जो फंक्शन कॉलर है इसके बाद रिटर्न में क्या जाएगा? हम यहां से लेके आ गए, हमने कहा प्रिंट रिजल्ट, प्रिंट के बजाय रिटर्न कर देते हैं। अभी छोड़ दे लाइन नंबर 2 में क्या हो रहा है। हम सपोज कर रहे हैं कुछ सर्च होकर आ रहा है। अब ये जो रिटर्न रिजल्ट है, समझ रहे? रिटर्न रिजल्ट, ये रिजल्ट किसको मिलेगा? जो फंक्शन को कॉल करेगा। कितने लोगों को ये पता है कि जो फंक्शन को कॉल करता है रिटर्न उसको मिलता है? एक एक करके मुझे डेटा आपसे चाहिए, मैं थोड़ा एडवांस आऊंगा अचानक, ठीक है। जो फंक्शन को कॉल करेगा उसको क्या मिलेगा? डेटा। रिटर्न। रिटर्न क्या आएगा? डेटा टू डू लिस्ट में टेक्स्ट सर्च हुआ, सर्च हो गया, लिस्ट कहाँ पे आ गई? किसके पास आ गई लिस्ट? जिसने कॉल करा है। ये कॉमन पाइथन की प्रोग्रामिंग में होता है ऐसा। कितने लोग इस पूरे कोड को देखकर परेशान नहीं बोले हमें मालूम है, समझ में आ रहा है। अब दूसरी चीज भी आपको समझ में आएगी थोड़ी देर में। अगर मैं सेम फाइल में हूं तो फंक्शन कॉल करने का तरीका क्या है? ये वाला आ जाएगी, वापस आ जाएगी, नहीं चलेगी, आ गया। अगर मैं सेम फाइल में हूं तो फंक्शन कॉल करने का तरीका ये, अगर मेरी फाइल चेंज हो, सेम लैपटॉप है, सेम फोल्डर है, फाइल चेंज हो, तो फंक्शन कॉल करने का तरीका क्या है? मॉड्यूल बनाएंगे, ये फंक्शन दूसरे फाइल में इंपोर्ट करेंगे और कॉल कर लेंगे। इंपोर्ट वाला तरीका कितने लोगों को पता है? सबको पता है। अब एक स्टेप आगे आता है। अब मुझे ये बताइए जो फंक्शन है ये किसके लैपटॉप में लिखा हुआ है? मोहसिन भाई के लैपटॉप में। मोहसिन भाई के लैपटॉप में क्या फंक्शन लिखा हुआ है? टू डू का। अब मोहसिन भाई ने कॉल करना था, उन्होंने क्या करा? अपनी सेम फाइल में कॉल करा। दूसरी फाइल में कॉल करना था, क्या करा? इंपोर्ट करके कॉल कर लिया। अब मिस गुलजार के पास भी एक लैपटॉप है जो दूसरा लैपटॉप है। अब अगर मिस गुलजार मोहसिन भाई के लैपटॉप का टू डू का फंक्शन कॉल करना चाह रही है, कैसे होगा? अब मुझे बताएं क्या ये तरीका है कि आपके लैपटॉप में लिखा हुआ फंक्शन मैं अपने लैपटॉप से कॉल करूं? कॉल का मतलब क्या? मैं कॉल करूंगा, वो चलेगा, उसका रिटर्न मेरे पास आएगा, यही मतलब है ना? क्या ऐसा कोई तरीका है? क्या तरीका है? क्या तरीका है?
ये जो तरीका है ना, एक्चुअली जब भी हम सेम लैपटॉप में थे ना तो उसने नाम को ढूंढ लिया। नाम कैसे ढूंढा? टूटू उसने देखा कहाँ ये रहा, टूटू कॉल कर लिया। दूसरी फाइल में थे तो हमने इंपोर्ट करके बता दिया यहाँ रखा हुआ। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? जगह को ढूंढना, ये रखा हुआ क्या है। फंक्शन कौन मसला नहीं है, फंक्शन रखा हुआ क्या है, ये मसला है। सेम फाइल में मैंने लिखा टू डू ब्रैकेट लगाया, उसको ऊपर ही नजर आ गया। दूसरी फाइल में जाके टू डू ब्रैकेट लगाया तो मैंने इंपोर्ट के थ्रू बताया यहाँ रखा हुआ, तो उसको पता लगा कि इस फाइल में इस लोकेशन पे ये फंक्शन रखा हुआ। एग्री कर रहे हैं? अब अगर मिस गुलजार अपने लैपटॉप से मोहसिन भाई के लैपटॉप का फंक्शन कॉल करेंगी तो मिस गुलजार के लैपटॉप को क्या चाहिए, मोहसिन भाई का लैपटॉप कौन सा है, कहाँ रखा हुआ है, एड्रेस दो, जगह दो, फिर उसमें फंक्शन क्या रखा हुआ है, सब बताओ मुझे। यही है ना? तो ये तो कम्युनिकेशन के लिए तरीका होता है, वो कौन सा होता है? नेटवर्क। ये तो इंटरनेट आप इस्तेमाल करते हैं, ये क्या है? ये प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल क्या है? मतलब जिस तरह आप अपने घर से गवर्नर हाउस आने के लिए रोड इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह इंटरनेट आपके मोबाइल से दूसरे सर्वर से बात करने का प्रोटोकॉल है। आपके लिए जो रोड है, इसी तरह मोबाइल, दो कंप्यूटर के लिए इंटरनेट रोड है, प्रोटोकॉल है। जिस तरह आपके लिए रोड जो है वो प्रोटोकॉल है। आप प्रोटोकॉल कौन सा फॉलो करते हैं? रोड का। उस प्रोटोकॉल पे आप गाड़ी में बैठ के घर से निकलते हैं, गाड़ी में बैठ के, तो जो आपकी गाड़ी है वो क्या है? HTTP। सही है। इस तरीके से इन्होंने क्या करा, अब मिस गुलजार को क्या चाहिए? मिस गुलजार यूज करेंगे HTTP। HTTP क्या हो गया? इंटरनेट को इस्तेमाल करेगा, इंटरनेट का कोई प्रोटोकॉल यूज करेगा। प्रोटोकॉल पे क्या चीज आ गई? रोड आ गया, और रोड के ऊपर चलने वाली गाड़ी। अब इंटरनेट तो एक ही है, लेकिन गाड़ी कौन सी है? HTTP। गाड़ी है बहुत सारी है। इसका मतलब ये है एक्चुअल प्रोटोकॉल जिसके थ्रू डेटा जाएगा और डेटा वापस आएगा, या जिसके थ्रू आप घर से निकले गाड़ी में बैठ के और आप वापस जाओगे। इस प्रोटोकॉल की खासियत क्या है? कि इस प्रोटोकॉल को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ये जिसकी जगह से, जिस सोर्स से कॉल होगा, ये उसका जवाब भी वहीं पर जाके देगा, जो काम फंक्शन में होता है। जिसने कॉल करा जवाब उसी को मिलता है। इसी तरह HTTP को जो कॉल करेगा, कॉल जाएगी, फिर जवाब भी वापस उसी के पास आएगा। समझ रहे हैं? हजारों लोग HTTP कॉल कर रहे हैं, लेकिन जिसने कॉल करी जवाब उसके पास जाएगा, उसका अपना जवाब। अब ये तो फंक्शन है, इसको उसके ऊपर में HTTP कैसे लगाऊं ताकि मिस गुलजार सर मोहसिन के लैपटॉप का इस फंक्शन को कॉल कर सके? कैसे लगेगा? इसके लिए हमारे पास आएगी फास्ट API। फास्ट API में क्या यूज हो रहा है? स्टारनेट बैकग्राउंड पे। फास्ट API जो क्लास है ना, उसके पीछे स्टारनेट यूज हो रहा है। तो फास्ट API का आप क्या करेंगे? आप इस तरह से डेकोरेटर लगाएंगे। फास्ट API का कोई ना कोई डेकोरेटर होगा इस तरह ऐप के नाम का, उसके अंदर आप बताएंगे। अब नेटवर्क को बस लोकेशन चाहिए होती है, जिसको हम एंड पॉइंट बोलते हैं। हमने बता दिया एंड पॉइंट ये वाला। अब क्या होगा? अब ये जो कोड है ये कहां पर ट्रांसफॉर्म हो रहा है? HTTP पे। अब HTTP हम लगाएंगे यहाँ से लोकल होस्ट। जब हम अपने लैपटॉप में आएंगे तो लोकल होस्ट लगाएंगे, ऐसी बात है। लगा दिया लोकल होस्ट, कोई ना कोई पोर्ट आती है, ये तरीका होता है लोकल होस्ट का। 8000 3000 जो भी है, इस पर स्लेश लगे और क्या आ जाएगा? टू डू। अब मुझे ये बताएं, ये जो टू डू था, ये वाला एड्रेस था, ये क्या है? ये मेरे लैपटॉप का एड्रेस है। किसके लैपटॉप का? हर किसी के पास लैपटॉप है, उसके पास ये वाला एड्रेस है। लोकल होस्ट मतलब मेरी अपनी बात हो रही है। लोकल होस्ट के अगर आप बैकग्राउंड पे जाएं, हो क्या रहा होता है? एक्चुअली में आप अपने घर पे ही बैठे हुए और आपको अपने घर से कोई चीज़ उठानी है, लेकिन यूज़ क्या करना है? नेटवर्क प्रोटोकॉल। आप अपने घर के गेट से बाहर गए, यूँ घूमे, वापस गेट से अंदर आए और अपने अपनी चीज़ यूज़ करेंगे, इसको बोलते हैं लोकल होस्ट। हो क्या रहा है? आपके इस लैपटॉप के अंदर एक इंटरफेस लगा हुआ है। इंटरफेस मतलब नेटवर्क का कार्ड लगा हुआ है। जैसे कि तार देखें ना, तार कहाँ लग रहा है? इंटरनेट का तार नजर आ रहा है। ये तार किस पे लग रहा है? मेरे लैपटॉप में किस में लग रहा है? ये जिस चीज में लग रहा है वो इंटरफेस है। हमने कहा ना, जो यूजर फेसिंग चीज होती है उसको इंटरफेस बोलते हैं। तो ये कौन सा हो गया? नेटवर्क का इंटरफेस हो गया। ये तार जो नजर आ रहा है ये नेटवर्क के इंटरफेस में लगा हुआ है। तार के अंदर इनपुट आउटपुट है, एक जिसके थ्रू डेटा जा रहा है, एक जिसके थ्रू आ रहा है ना? ऐसा ही होता है ना। अब आप ये देखिए, मेरे इस लैपटॉप में एक लगा हुआ है, क्या लगा हुआ? नेटवर्क का कार्ड। उसका एक इनपुट एक आउटपुट है। हो क्या रहा है? इनपुट से तार निकलता है, आउटपुट में वापस चले जाता है, जिसको हम जंपर बोलते हैं। जंपर सुना है किसी ने? जिसको हम बोलते हैं लूप।
या हम इसको बोलते हैं सेल्फ लूप, मतलब मैंने अपने आप को अपने आप से कनेक्ट करा, या किसी ने एक्सटेंशन बोर्ड देखा है, उसका प्लग उसी के बोर्ड में लगा दो, समझ रहे? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लोकल होस्ट। लूप बैक मतलब मैंने अपने आप से ही अपने आप को कनेक्ट कर दिया। तो आपके लैपटॉप में कार्ड लगा हुआ है और वो कार्ड क्या करता है? आपस में अपने आप को कनेक्ट करता है। मैं आपको यहां से दिखा भी देता हूं। मैंने लिखा है यहाँ पे एक कमांड लिख रहा हूँ, मैं एंटर कर रहा हूँ। इस कमांड का मैं टॉप दिखाता हूँ आपको। मैं WSL से दिखा देता हूँ। कहाँ है? ये आ गया। चले इनके पास स्टोर नहीं है, लेकिन मैं आपको लूप पे एक अलग से दिखाना चाह रहा था। AWS का है, इथरनेट का है। मैंने लैपटॉप हाथ पे से रखना है। इनमें से कोई है कि एक वाईफाई का है, ये इथरनेट अडॉप्टर है, मीडिया डिस्कनेक्ट, ये वाला है फर्स्ट वाला, DNS के साथ कनेक्ट है, ये वाला रख लेते। इनमें से कोई एक ये वाला रख लेते हैं। तो हो क्या रहा है इसमें? एक नेटवर्क आपस में दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट हो रहा है, ये हमारा लोकल होस्ट है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है? मेरे लैपटॉप से कनेक्शन निकला, वापस कहाँ पे आ गया? लोकल होस्ट में क्या हो रहा है? मेरे लैपटॉप से कनेक्शन निकला, वापस मेरे लैपटॉप के साथ वो कनेक्ट हो गया, उसको हम लोकल होस्ट कहते हैं। ये जब कामयाब है जब ये फंक्शन मेरे अपने लैपटॉप पे कहीं और रखा हुआ, लेकिन मैं किसके थ्रू चला रहा हूँ? नेटवर्क के थ्रू। अब मैं कहूँगा मेरे पास तो रखा हुआ है, मुझे क्यों लोकल होस्ट चाहिए? क्या जवाब है इसका? इसका जवाब ये है कि मैं अभी डेवलपमेंट कर रहा हूँ। जब ये डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग जगह रखेंगे। तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट मुझे दो लैपटॉप तो नहीं लूँगा ना, एक इधर चलाऊँगा किधर, मैं तो एक ही लैपटॉप पे काम करूँगा, तो इसके लिए मैं लोकल होस्ट का इस्तेमाल करूँगा। जब डेवलपमेंट हो जाएगी मैं उसको कहीं ना कहीं रख दूंगा, फिर जहाँ पे रखूँगा उसका नाम यूज़ करूँगा। तो होगा क्या? अगर मोहसिन भाई के लैपटॉप को मुझे कॉल करना होगा, मोहसिन भाई के लैपटॉप की IP लूँगा 10, 90, 89, 120, इस तरह से IP होगी। IP एड्रेस का मतलब होता है लोकेशन, लोकल उसकी जगह उनका एड्रेस चलेगा और ये यूज होगा। या तो अगर मैं किसी सर्वर पे रखूँगा तो मेरा डोमेन होगा। डोमेन क्या होगा? penniversity.com/to do, समझ रहे? तो ये लोकल होस्ट की एड्रेस जो है वो चेंज होता रहे, जहाँ रखा हुआ है वहाँ का एड्रेस। जब उस एड्रेस पे गया, उस एड्रेस पे किसको ढूंढेगा? ये टू डू को ढूंढेगा तो कौन मिलेगा? ये वाला फंक्शन। तो ये रीजन है फास्ट API को इस्तेमाल करने। तो फास्ट API के पीछे स्टारलेट है, वो उसको इस्तेमाल करते हुए क्या कर रहा है? आपके कोड को, आपके फंक्शन को कहाँ पर पब्लिश कर रहा है? कौन से प्रोटोकॉल पे पब्लिश कर रहा है? नाम बताए प्रोटोकॉल का, रिपीट करें। HTTP क्या है? दोबारा बताएं क्या नाम है? HTTP के प्रोटोकॉल पे पब्लिश कर रहा है। जब HTTP के प्रोटोकॉल पे पब्लिश कर रहा है तो जिस सर्वर पे वो चल रहा है उस सर्वर का कोई ना कोई नाम होता है। मैं अपने लैपटॉप की बात करूँ, मेरे लैपटॉप का नाम क्या है? लोकल होस्ट। किसी और का सर्वर हो तो उसका मुझे नाम देखकर उसको लिखूंगा, मैं कॉल करूंगा, वो कॉल हो जाएगा। अगर मेरा कोई क्लाउड का सर्वर है, क्लाउड के सर्वर का भी कोई नाम होगा। अगर मेरा कोई पेनावर्सिटी का सर्वर है तो पेनावर्सिटी का नाम होगा पेनावर्सिटी.com। तो फायदा क्या होगा
एक दूसरे कंप्यूटर में रखा हुआ फंक्शन दूसरा कंप्यूटर कॉल कर सकता है। तो ये आपका है कौन सा वाला टियर, बीच वाला टियर। तो फ्रंट एंड बैक एंड से बात कैसे कर रहा है, एक्चुअली में फ्रंट एंड बैक एंड का एक फंक्शन कॉल कर रहा है। फंक्शन कॉल करने के लिए वो HTTP का प्रोटोकॉल यूज कर रहा है। इस्तेमाल फ्रंट एंड कर रहा है, बनाया किसने, बैक एंड ने। बैक एंड ने क्या करा, HTTP के ऊपर अपना फंक्शन एक्सपोज करा है कि मेरा लिखा हुआ फंक्शन कोई दूसरा थर्ड पर्सन आकर कॉल कर सकता है HTTP के थ्रू। तो उसने क्या यूज करी है, क्या यूज करा है, फास्ट API। क्या यूज करा है, फास्ट API। अब हम आगे आते हैं, हम तीसरी रिक्वायरमेंट देखते हैं क्या है, NeonDB। NeonDB एक्चुअली में एक प्लेटफॉर्म है। वो प्लेटफॉर्म आपको पोस्टग्रेस का डेटाबेस प्रोवाइड करता है। नॉर्मली पोस्टग्रेस का डेटाबेस हम अपने लैपटॉप पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन हम न्यून पे डायरेक्ट अभी फिलहाल इसलिए जा रहे हैं, अभी हमारे टाइम कम है और एट द एंड हमें उसको कहीं ना कहीं लेके तो जाना पड़ेगा इंटरनेट पर। तो न्यून डेटाबेस जो है वो क्लाउड डेटाबेस, मतलब इंटरनेट के ऊपर रखा हुआ। आपने क्या करना है, न्यून पे जाके साइन इन करना है, नाम लेना, लोकेशन लेनी है, HTTP का उसका वो लेना प्रोटोकॉल, या उसका जो भी SQL का पोस्टग्रेस का प्रोटोकॉल है वो लेना है। अपने पास बैकएंड पे डेटाबेस को कनेक्ट करना है। तो बैकएंड आपका कहीं भी चल रहा हो, डेटाबेस कहीं हो चल रहा है, ये भी क्या यूज कर रहा होगा, प्रोटोकॉल यूज कर रहा होगा। जरूरी नहीं है बैकएंड डेटाबेस से बात करने के लिए HTTP कॉल करे, हो सकता है उसका HTTP के अलावा दूसरा प्रोटोकॉल। हम फ्रंट एंड और बैकएंड को यूज करते हैं HTTP के प्रोटोकॉल से, लेकिन बैकएंड डेटाबेस को यूज करने के लिए जरूरी नहीं है HTTP यूज करें। ये प्रोटोकॉल बनाता कौन है, जिसकी चीज इस्तेमाल हो रही है। बैकएंड इस्तेमाल हो रहा है तो वो प्रोटोकॉल बनाता है। फ्रंट एंड सिर्फ यूजर है, फ्रंट एंड के बाद चॉइस नहीं है प्रोटोकॉल की। बैकएंड के बाद चॉइस है, तो बैकएंड ने फ्रंट एंड को चॉइस दी है और दुनिया में स्टैंडर्ड चॉइस जो है HTTP है, तो इसी में HTTP यूज होता है। डेटाबेस पे जाते ना, डेटाबेस के हिसाब से प्रोटोकॉल अलग है। पोस्टग्रेस का प्रोटोकॉल पोस्टग्रेस के नाम से होगा, कोई और सा डेटाबेस है उसका प्रोटोकॉल उसके नाम से होगा, सबके अलग अलग प्रोटोकॉल होता है। तो ये जो हमारा फास्ट API है ये किसको कॉल करेगा, NeonDB। NeonDB क्या रखा हुआ है, एक सेपरेट एंटिटी क्लाउड के ऊपर रखी हुई। फास्ट API क्या रखा हुआ है, जब मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे लैपटॉप में, जब मैं काम कंप्लीट कर लूंगा तो उसको मैं कहीं डिप्लॉय कर दूंगा। डिप्लॉय क्या करूंगा, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जो क्लाउड पे मुझे फास्ट API को डिप्लॉय करने की सर्विस दे रहा हो। मतलब क्या करूंगा, फास्ट API का लिखा हुआ कोड कहाँ चला दूंगा, रेलवे का एक प्लेटफॉर्म है, हगिंग फेस स्पेस का प्लेटफॉर्म है, या किसी AWS पे ले जाऊंगा क्लाउड पे, Azure क्लाउड पे ले जाऊंगा, कहीं भी अपने हिसाब से जो मेरे पास सर्विस अवेलेबल है वहाँ ले जाऊंगा। और वहाँ से मैं किसको कॉल करूंगा, नियॉन को। नियॉन ऑलरेडी क्लाउड पर है, फास्ट API मेरे पास लोकल पर है लेकिन उसको मैं क्लाउड पर खुद लेके जाऊंगा। नेक्स्ट मेरे पास लोकल पर है लेकिन उसको मैं व्हाट्सएप पर डिप्लॉय करके क्लाउड पर उसको ले जाऊंगा। तो तीनों चीज़ें कहाँ रखी हुई इंटरनेट के ऊपर, बैक एंड, फ्रंट एंड और साथ में डेटाबेस। आपस में कॉल कैसे कर रहा है, फ्रंट एंड बैक एंड को HTTP के प्रोटोकॉल से थ्रू कॉल करता है। एक्चुअली में फ्रंट एंड बैक एंड का फंक्शन कॉल करता है, दरमियान में प्रोटोकॉल HTTP क्यों, दोनों कंप्यूटर अलग है। इसी तरीके से बैक एंड डेटाबेस को कॉल करता है, दरमियान में प्रोटोकॉल होगा, जो भी डेटाबेस यूज कर रहे हैं उसका प्रोटोकॉल होगा। उसके पास क्या होगा, डेटाबेस के पास भी सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है, वो डेटाबेस फॉलो ने खुद लिखा हुआ है, वो हमें बस बताया हुआ है कि मुझे इस्तेमाल करने का तरीका ये है। तो हम एक्चुअली में डेटाबेस के सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं। डेटाबेस में जो अपने पास सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है एक्चुअली में वो मुझसे डेटा लेकर अपने पास होल्ड करता है, परचेस करता है और वापस करता है, होल्ड करता है, परचेस करता है, वापस देता है। सेम वही काम अगर मैं आपको रजिस्टर लेके बिठा दूं, मैं आपको डेटा बताता रहूँ, आप लिखते रहो और आप मुझे एक तरीका बता दो, आप बोलो मुझसे अगर डेटा बताना तरीका ये, डेटा रीड करना तरीका ये, डेटा रीड करवाना तरीका ये, उसी का हमने सॉफ्टवेयर बना दिया, बना बनाया यूज कर रहे हैं पोस्टग्रेस। NeonDB ने अपने पास पोस्टग्रेस का डेटाबेस, NeonDB क्लाउड हो गया, उसके अंदर सॉफ्टवेयर कौन सा हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट का पोस्टग्रेस, और पोस्टग्रेस के पास कोई ना कोई स्टोरेज है, मतलब जहां पर वो डेटा स्टोर करता है। तो ये हमारा कौन सा आर्किटेक्चर हो गया, कितने टीयर हो गए ये, 3 टीयर। फ्रंट एंड क्लाइंट की डिवाइस में, बैक एंड कहीं पर होस्ट हुआ हुआ डेटाबेस जहां से नियॉन पे रखा हुआ अभी हमारे केस में। तो ये 3 डिफरेंट टीयर हैं जो आपस में कनेक्ट हैं, समझ रहे हैं। अब अगर मुझे कोई बिजनेस की चेंजेस करनी हुई क्या करूंगा, बैकएंड पे। बिजनेस किससे बात कर रहा है, डेटाबेस से डेटा रखने के लिए, मंगवाने के लिए, रीड अपडेट लीड करने की। फ्रंट एंड क्या है, सिर्फ कस्टमर फेसिंग है, कस्टमर को जो चीज दिखानी है, कस्टमर को जो एक्सेस देना है वो फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड पे जो चीजें हैं उसका जो काम हो रहा है वो बैक एंड को हो रहा है। तो फ्रंट एंड जब भी चलेगा तो बैक एंड को, HTTP को, उसकी API को, उसको API बोलेंगे ना, तो API का टर्म यहीं से आया है। जो अभी हम ये सारी बात कर रहे थे यहाँ पे, जो हमने HTTP लगाया है, ये बनी है API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस।
इसको हमने एपीआई बोला। एक्चुअली में ये HTTP के प्रोटोकॉल को यूज करके एक रेस्ट प्रोटोकॉल बना हुआ है, उस रेस्ट को यूज करते हुए एक्चुअली में बैकग्राउंड पे फंक्शन कॉल होता है। ये जो रेस्ट एपीआई का प्रोटोकॉल होता है ना, इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी है कि ये स्टेटलेस होता है। स्टेटलेस मतलब क्या है, जो फंक्शन भी स्टेटलेस होता है। मुझे ये बताएंगे तो टू किसी ने कॉल करा, सही है, थोड़ी देर बाद कोई और आके टू कॉल करता है नीचे वाले लाइन में, क्या दोनों के आपस में कोई ताल्लुक है? क्या फंक्शन को याद है थोड़ी देर पहले एक भाई साहब टू कॉल करके गए, फंक्शन को लेना देने के लिए? तो फंक्शन बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्टेटलेस होता है, मतलब उसके पास कोई जगह नहीं है सामान रखने की, मतलब डेटा रखने की। फंक्शन को स्टेटफुल बनाता है डेवलपर। कैसे स्टेटफुल बनाएगा? वो यहाँ पर एक वेरिएबल रख लेगा, सही है, उस वेरिएबल में जब भी फंक्शन चलेगा डेटा फिर उसको स्टोर करेगा, वो मेक श्योर करेगा कि डेटा डिलीट ना हो, तो उसको हम बोलते हैं स्टेटफुल। तो स्टेटफुल डेवलपर खुद बनाता है, बाय डिफॉल्ट स्टेटलेस होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो एपीआई की कॉलिंग होती है जो हम करते हैं ये भी स्टेटलेस होती है। स्टेटफुल आपको बनानी है, उसके लिए हमारे पास सॉकेट्स आते हैं, हमारे पास इवेंट स्ट्रीमिंग्स आती हैं, वो इसी का एक अपडेटेड वर्जन है जो हमने खुद अपने लिए बनाया, मजबूरी के तहत हमें यूज़ करना है। जैसे कि व्हाट्सएप चैट है, व्हाट्सएप चैट के लिए एपीआई का काम तो नहीं चलेगा, तो बार बार मैसेज आ रहे हैं, इसके लिए क्या चलेगा, सॉकेट चलेगा। तो सॉकेट हम जब भी देखेंगे तो वहाँ पर आएगा। एमसीपी सर्वर हम जब पढ़ेंगे कुछ टाइम बाद, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए इवेंट स्ट्रीमिंग चलेगी, सर्वर सेंड इवेंट जिसको हम बोलते हैं, सही है, SSE सर्वर सेंड इवेंट। तो ये सारे टॉपिक आपके वहाँ पर हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या है, हैकाथॉन 2, जिसमें आपने फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस। अब आपने ऐसे किसी ने सवाल नहीं करा, आपने फास्ट एपीआई बता दिया, लैंग्वेज बता दिया, न्यून डीबी बता दिया, एसक्यूएल मॉडल क्या है, कौन किसका सवाल है, एसक्यूएल मॉडल क्या है? ये सवाल है तो ईमानदारी से पूछो, सवाल पूछते में नहीं घबराओ, दोबारा से पूछो किसका सवाल है, एसक्यूएल मॉडल क्या है, सही है। अब आपको मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ फास्ट एपीआई की। एपीआई को मतलब फास्ट एपीआई ने क्या करा, मैंने फंक्शन को HTTP पे ले आया और एक प्रोटोकॉल पे उसका आ गया एंड पॉइंट मतलब /to do, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है एक्चुअली में जो भी यहाँ में लिखूंगा उस पर आ गया, और जिस जगह पे मेरा सर्वर है उसका नाम और /to do आ गया, सही है। ये फास्ट एपीआई यूज होगी। फास्ट एपीआई को यूज करने वाला कौन है, क्लाइंट। मतलब इसकी जो एपीआई है इसको कौन यूज कर रहा है, क्लाइंट। क्लाइंट कौन है, कोई भी एंड यूजर, आप वो कोई भी कस्टमर। अब क्लाइंट से एक्चुअली में जो टू कॉल हो रहा है वहां से एक पैरामीटर भी तो आ रहा है ना, हमने यहाँ से आर्गुमेंट ले रहे हैं, टेक्स्ट ले रहे हैं। अजान के बाद हमें क्लास खत्म करनी है, तो इसीलिए सिर्फ 2 मिनट दे देना ताकि मैं टॉपिक कंप्लीट करूँ। टॉपिक को 2 मिनट में कंक्लूड कर रहा हूँ। मुझे पता है मगरिब में नमाज का टाइम हमारे पास अच्छा खासा होता है, लेकिन फिर भी वो बड़ा शॉर्ट टाइम स्पेन होता है, ठीक है। अब आपने अच्छा एक कॉन्सेप्ट जो है ना ये आता है, ये जो 3 टियर है बनाने का फायदा क्या है, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। एपीआई लिखी है हमने, क्यों लिखी है, एपीआई है क्या, फंक्शन है। फंक्शन किस पे करा, HTTP पे एक्सपोज कर दे, कोई भी कॉल कर सकता है। स्टेटलेस है, वो तो हमें पता है स्टेटफुल क्या होता है। स्टेटलेस मतलब हम डेटा कहीं अपने पास मेमोराइज नहीं करा रहे, मतलब रख नहीं रहे, डेटाबेस में जा रहा वाला है। एक होता है कि हमने कहीं वेरिएबल में रखवाया तो उसको याद नहीं करवा रहा कि अभी कोई आया था कॉल करके गया था, वो सारी कहानी अपनी लड़ी। फायदा समझे। क्लाइंट के पास कौन कौन से वर्जन है बताएं, कौन कौन से वर्जन है, मोबाइल का, मोबाइल ऐप। दूसरा वर्जन कौन सा हमारे पास, वेब का। तीसरा वर्जन भी कोई हो सकता है, कोई आ जाए। कितने सारे क्लाइंट हैं। बैकएंड क्या है हमारे पास, एक ही। अब अगर मैं फेसबुक मोबाइल से यूज करूँ या वेब से यूज करूँ, वो सिर्फ इंटरफेस है। वो क्या है, सिर्फ इंटरफेस है। एक्चुअली में जो बैकएंड यूज हो रहा है वो रखा हुआ उनके सर्वर पर। बैकएंड एक बार बनाओ, फ्रंट एंड जितने चाहो बनाते रहो। एपीआई यूज होनी है तो एक एपीआई को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, एक फायदा हो गया। डेटाबेस का फायदा बताता हूँ। बैकएंड एक बनाया एक ऑर्गेनाइजेशन ने, कंपनी ने, बैंक है। बैंक ने क्या करा, आपको ऑनबोर्ड करा। ऑनबोर्ड का मतलब अकाउंट क्रिएट करा, बैंक की एप्लीकेशन क्रिएट हो गई। बैंक की एप्लीकेशन क्या होगी, बैकएंड। जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या हो गया, मोबाइल ऐप, फ्रंट एंड। बैकएंड की बिजनेस का लिखा हुआ है बैकएंड पे, डेटा कहाँ जा रहा है, डेटाबेस में। समझ गए। अब तरीकेकार क्या है, तरीकेकार ये, अब एक नई चीज आती है। बैंक जो है एक और एप्लीकेशन बना रहा है जिसमें वो ये देख रहा है
कि किस किसने क्या फ्रॉड करा, किस किसने या फ्रॉड का डेटा कुछ भी एक्सपायर्ड। अब बैंक को जरूरत है इस वाले दरमियान वाले की, वो तो नई चीज बनाएगा। बैंक को जरूरत है पहले वाले की, यूजर से उसको लेना देना नहीं होता, अपने नहीं कुछ बना लेगा फ्रंट एंड, लेकिन बैंक को क्या डेटा चाहिए, तो डेटाबेस अलग रखा है। तो डेटाबेस बैंक जो है दूसरी एप्लीकेशन के लिए सेम डेटा इस्तेमाल कर सकता है। बैकएंड को मल्टीपल फ्रंट एंड इस्तेमाल करते, तो इसीलिए इनको अलग अलग कराएंगे ताकि एक स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्चर बनाया जा सके। स्केलेबिलिटी मतलब लोड आ गया फ्रंट एंड के ऊपर, एक साथ 1000 लोग आ गए। अब फ्रंट एंड के पीछे एप्लीकेशन बैक एंड की कितनी है, ये एक से ज़्यादा हो सकती है, दरमियान वाली ना एक से ज़्यादा हो सकती है, ब्लू वाली भी एक से ज़्यादा हो सकती है, डिपेंड हो रही है। अब एक एप्लीकेशन कौन सी है जो ट्रांजेक्शन करती है, अकाउंट से पैसे इधर भेजती है, कौन सी वाली, ग्रीन वाली की बात कर रहा हूँ, बीच वाली। एक एप्लीकेशन वो है जो लोन देती है, तो बैक एंड पे कितनी हो गई, 2 हो गई, एक लोन देने वाली और एक ट्रांजेक्शन करने वाली। लेकिन फ्रंट एंड पे कितनी है, एक ही है जो दोनों बैक एंड से बात कर रही है। लोन देना हो तो उससे बात करना है, ट्रांजेक्शन मतलब पैसे इधर से उधर भेजना तो उससे बात करनी है। अब लोड आ जाता है यूजर का, एक साथ 1000 लोग आ गए। लोड किस, अब वो जो एक साथ 1000 लोग आए वो दोनों बैकएंड पर आएगा या दोनों में से किसी एक पे आ रहा हो, ये डिपेंड होने वो क्यों आ रहे हैं, दोनों पर आ रहा है। अगर वो सारे लोड वाले 1000 आए तो किस पे लोड गया, बैकएंड के लोड वाले में। अब एप्लीकेशन में होता है क्या, एप्लीकेशन जिस सर्वर पे चल रही होती है ना उसकी कॉस्ट होती है, सीपीयू रैम मेमोरी यूज हो रही होती है, तो वो ना हमें बढ़ानी पड़ती है। जब यूजर ज्यादा आ जाते हैं, मेरा क्या है 4 GB रैम है, यूजर ज्यादा आ गया 4 GB रैम फुल हो जाएगी, तो मैं क्या करूँगा 4 की 8 करवाऊंगा, 8 की 16, वो कॉस्ट है। तो वो मैं किस पे करूँगा, लोन वाले पे या ट्रांजेक्शन वाले पे, लोन वाले पे, क्योंकि लोन वाले पे लोड आ रहा है। तो ये अलग अलग करने के लिए मुझे क्या फायदा होता है, मेरा आर्किटेक्चर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है 3 tier आर्किटेक्चर। तो आप लोगों को 3 tier कितने लोगों को समझ में आ गया, ये तो दरमियान वाली लेयर एक से ज्यादा हो सकती है, ये तो नीली वाली एक से ज्यादा हो सकती है, ये तो ऑरेंज वाली एक से ज्यादा हो सकती है, आप हो सकती है ना, मोबाइल ऐप है, वेब है, सब अलग अलग है। तो इसका मतलब है कितना फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर है, आपकी हर चीज रीयूज है, डेटाबेस रीयूज है, बैकएंड रीयूज है, फ्रंट एंड रीयूज है, हर चीज अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक बनी है। सर डेटाबेस कैसे यूज होता है, डेटाबेस इतने यूज है, मैंने कोई और एप्लीकेशन नहीं, सेम डेटा चाहिए, मैं सेम डेटाबेस कॉल करूंगा। अगर कोई एक बैंक है वो दूसरी बैंक का डेटाबेस यूज कर सकती है, नहीं दूसरे बैंक का वो तो अलग ही कहानी है ना, आप तो बिजनेस की बात कर रहे हो, आप जो बात कर रहे हो बिल्कुल सेपरेट बात है, सही है, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। अब मुझे ये बताएं, अब एसक्यूएल मॉडल के ऊपर बात चल रही है, एसक्यूएल मॉडल का कॉन्सेप्ट क्या है, अब एक प्रॉब्लम क्या है, ये जो फ्रंट एंड है, ये फ्रंट एंड बैक एंड से बात कर रहा है, फ्रंट एंड कौन है, यूजर, आप में कोई भी। अब फ्रंट एंड से डेटा क्या चाहिए हमें, टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट का डेटा किसके पास जा रहा है, बैक एंड किसके पास रखवा रहा है, डेटाबेस के लिए। अब एक मसला है, कस्टमर ने डेटा सही दिया या नहीं दिया, इसको कौन वैलिडेट करेगा, कस्टमर से मांगी हमने ईमेल, कस्टमर ने ईमेल की वजह पता नहीं क्या दे दिया। एक हैकिंग भी होती है, हैकिंग में क्या होता है, कस्टमर ने क्या करा, टैक्स के बजाय कुछ हैकिंग का टैग दे दिया। अब वो हैकिंग का टैग क्या है, जहाँ पर भी जाएगा वहां से क्या करेगा, कुछ खराब कर देगा। तो मैं तो रीड करूंगा ना, कस्टमर दे के आ रहा है, अगर मैं, आपने मुझसे कुछ चीजें मांगी और या आपके पास बैग है, बैग के अंदर आपके पास लैपटॉप है, अब मैंने आपको ठंडी पानी की बोतल दे दी, आपने बैग के लैपटॉप में डालोगे, आप वैलिडेट करोगे, हमेशा यूजर से आने वाली चीज को हम वैलिडेट करते हैं, करोगे ना वैलिडेट। अगर आप अपने घर के नीचे सामान लोगे, डायरेक्ट जाके फ्रिज में रख दोगे या देखोगे वो क्या है, हो सकता है बाकी चीजें भी फ्रिज की खराब कर दे। जो कस्टमर से डेटा बैकएंड पे आ रहा है, डायरेक्ट डेटाबेस में नहीं रखेगा, बल्कि वो क्या करेगा, वैलिडेट करेगा, उसको हम बोलते हैं सैनिटाइजेशन, डेटे को सैनिटाइज करो, सही है, डेटे को वैलिडेट करो कि जो चाहिए वो है या नहीं है, सही है, डेटे को जाकर प्रॉपर उसकी चेकिंग करो कि भाई जो चाहिए था वो है या नहीं है। फिर दूसरा आता है बिजनेस टेस्टिंग, जो हमने यूज भी करी थी, पाइडेंटिक देखा था ना, जो डेटा चाहिए वही आ रहा है, कुछ और तो नहीं आ रहा। तो ये सारा काम हम करेंगे एसक्यूएल मॉडल से। एसक्यूएल मॉडल हमारे पास क्या होगा, ये तो फास्ट एपीआई नहीं, डेटाबेस से डायरेक्ट बात नहीं करेगा, फास्ट एपीआई बात करेगा एसक्यूएल मॉडल से, एसक्यूएल मॉडल डेटाबेस से बात करेगा। तो फायदा क्या होगा, जो यूजर की क्यूरी है वो एसक्यूएल मॉडल के थ्रू घूम के जा रही है, तो एसक्यूएल मॉडल क्या कर रहा है, कोई चीज़ गलत हुई तो उसको रोक देगा, वो फिल्टर कर लेगा, भाई ये चीज़ तो है ही नहीं, मेरे बैग में लैपटॉप है, पानी की ठंडी बोतल जा नहीं सकती, लैपटॉप खराब हो जाएगा। तो वो डेटे को सैनिटाइज कर रहा है, फिल्टर कर रहा है, रीड कर रहा है, फिर आगे भेज रहा है, और जो डेटा वापस आ रहा है उसको भी रीड कर रहा है। तो ये बचाता है हैकिंग से। और इसका एक और फायदा है,
अब आपने टेंशन नहीं है, आपने पोस्टग्रेस को डायरेक्ट कॉल नहीं करना। आप फास्ट एपीआई में आपने पोस्टग्रेस को डायरेक्ट कॉल नहीं करना, बल्कि आपने फास्ट एपीआई में लिखकर एसक्यूएल मॉडल लिखना है। एसक्यूएल मॉडल क्या, पाइथन के क्लासेस हैं। एसक्यूएल मॉडल खुद जाके डेटाबेस को कॉल कर रहा होगा, उसके पीछे प्रोग्रामिंग होगी। तो ये क्या है हमारे पास 3 tier आर्किटेक्चर। तो आप में से होपफुली कितने लोग इस बात पे एग्री हैं कि हम फेस्ट2 इजीली बना लेंगे। बनाने का तरीकेकार क्या होगा? फेस्ट2 को बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। फेस्ट2 बनाते वक्त आपने पहले अपनी स्किल्स बनानी है और सब एजेंट बनाना है। मैं आपको लास्ट एक तरीका दिखा देता हूँ। क्लाउड सब एजेंट, सब एजेंट गिटहब। यहाँ पे मिल नहीं रहा, मैं अपने पास दिखाता हूँ, लेकिन मैंने लॉगिन यहाँ पे नहीं हुआ। कहाँ दिखा सकता हूँ मैं? मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट तरीका बता रहा हूँ जो आप लोगों ने यूज़ करना चाहिए। इसमें बुक राइटिंग का प्रोजेक्ट हमारा क्या रखा था। ये देखिए, सब एजेंट्स हम लोग बनाते हैं। ये हमने लिखा डॉट क्लाउड के अंदर एजेंट्स। ये आप लोगों ने भी सब एजेंट इस तरीके से बनाना है, इसी तरह स्किल्स भी बनी है। आपने क्या करना है, जब भी आप सब एजेंट बनाएंगे ना, तो सब एजेंट के ऊपर ना इस तरीके का एक YAML आता है। मैं ऐसे दिखा देता हूँ। सब एजेंट में इस तरीके से क्या YAML आता है। ये अभी इस तरह नजर नहीं आ रहा है। एक्चुअली में ना की वैल्यू होती है। की वैल्यू कैसे होती है? की कॉलन वैल्यू। जिस तरीके से नेम और डिस्क्रिप्शन मॉडल्स है, इस तरीके से स्किल्स का भी कॉलन होता है। यहाँ पे नजर आ रहा है आपको छोटा सा। तो आपने क्या करना है, क्लाउड पे जाना है, एक कमांड लिखनी है /agents। जैसे ही इंटर करेंगे वो आपसे एजेंट का नाम पूछेगा। आप उसको एजेंट का नाम बताएं, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, डेटाबेस इंजीनियर, जो भी आप बताना चाह रहे हैं। आपने नाम बताया कि आपने उसको प्रॉम्प्ट दे दिया और पूरा आपने एजेंट बना दिया। और वो एजेंट कौन है? आपका वर्कर है। इसी तरीके से आपने स्किल्स बना दी। स्किल्स क्या बना दी? फास्ट एपीआई, एसक्यूएल मॉडल, और कौन कौन सी बना दी? पोस्टग्रेस का डेटाबेस की, टेस्ट केसेस की, अलग अलग टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट की, 5, 6, 7 आपने अपने स्किल्स बना दी। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं? स्किल्स बनाने के लिए आपने प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। सही है, स्किल्स बनाने के लिए कोई कमांड नहीं है, प्रॉम्प्ट। आपने स्किल्स बना ली, प्रॉम्प्ट देके कैसे मैंने आपने कहा भाई क्लाउड स्किल्स यूज बनाओ, ये डिटेल है, ये डॉक्यूमेंटेशन है, सारी सब उसको दिया, एंटर करा, उसको स्किल्स बना दी। लोकेशन आपने देखी, सही बनाई, बन गई। फिर आपने कहा सब एजेंट बनवाया, सब एजेंट में /agent की कमांड। अब सब एजेंट में ही आपने स्किल्स का एक टैग लगाना है, और जितनी भी आपकी स्किल्स हैं जो उस एजेंट की नहीं है, जैसे फ्रंट एंड डेवलपर का हो गया, फ्रंट एंड डेवलपर की कौन कौन सी स्किल्स हैं? नेक्स्ट.जेएस की। बैक एंड डेवलपर हो गया, कौन कौन सी स्किल है? फास्ट एपीआई, पोस्टग्रेस, एसक्यूएल मॉडल, एक्सपायर, सारी स्किल्स आ गई। वो आपने उसको कॉलम लगा के दे दी। इसका तरीका आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख लेना, उसमें बड़ा अच्छे से बताया। स्किल्स को बनाने का एक आसान तरीका है। एक्चुअली देखिए, कॉन्सेप्ट देखिए, स्किल्स क्या है? मेरे पास एक स्किल्स का फोल्डर है डॉट क्लाउड के अंदर। ये आगे नजर स्किल्स का फोल्डर। इस फोल्डर में देखिए बहुत सारी स्किल्स रखी हैं। ये बनेंगी कैसे? मैं जाऊंगा क्लाउड पे, प्रॉम्प्ट दूंगा, प्रॉम्प्ट में लिखूंगा स्किल्स बनाओ, वो बना देते हैं। स्किल्स किसकी बनाई? फ्रंट एंड की, बैक एंड नहीं, फास्ट एपीआई, फ्रंट एंड बैक एंड के सब एजेंट बनने चाहिए। फास्ट एपीआई की इसकी सारी हमने स्किल्स बनानी, ठीक है। अब स्किल्स बनाते हुए प्रॉम्प्ट क्या लिखें, ये सवाल है। मैं जितना बेहतर आपको प्रॉम्प्ट मिल सकता है लिखें। फिर भी बेस्ट प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए? क्या हम ऐसा काम करें, एक स्किल्स बनाएं जिसका काम ही हो स्किल्स कैसे बनती है, उसकी स्किल्स यही हो कि स्किल्स कैसे बनती है। मतलब मैं एक स्किल्स बनाऊं, वो स्किल में फ्रंट एंड बैक एंड या फास्ट एपीआई की नहीं बनाऊं, लेकिन वो स्किल में बनाऊं यही कि स्किल्स बनाने का बेहतर तरीका क्या है, समझ रहे? और जब भी एक बार उसको बना के रख लूँ, जब भी मुझे स्किल्स बनानी हो, मैं बोलूँ इसको यानी स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए इस टॉपिक को स्किल्स बनाओ। इसी तरीके से क्लाउड के आप गिटहब पे जाओ। अभी इस लैपटॉप से मुझे मिली नहीं,
क्लॉड स्किल्स गिटहब दिखा देता हूँ। एंथ्रोपिक है, हाँ इसकी तो एंथ्रोपिक की रहती है। ये आ गई। इसके अंदर है कि क्रिएट स्किल्स। लेकिन इसकी मैं इसको ना सिंपल क्लोन करूँगा, क्लोन करके इसके स्किल्स के फोल्डर में जाऊँगा। मैं स्किल्स के फोल्डर के अंदर इसी में जाऊँगा, मुझे यहाँ पे एक स्किल मिलेगी जिसका नाम है स्किल्स क्रिएटर। इसको मैं डाउनलोड करके अपने पास कॉपी पेस्ट कर लूँगा इस फाइल को, स्किल्स क्रिएटर। मैं क्या करूँगा, अपने क्लाउड की ग्लोबल फाइल में .क्लाउड में स्किल्स के नाम के एक फोल्डर बनाऊँगा। इसको रेपो का अलग जगह क्लोन करूँगा, वहाँ से स्किल्स क्रिएटर का फोल्डर कॉपी करूँगा और स्किल्स क्रिएटर का फोल्डर कॉपी करके अपने स्किल्स के फोल्डर में रख दूँ। मैं प्रॉम्प्ट दूंगा, प्रॉम्प्ट में बोलूँगा स्किल्स क्रिएटर को यूज़ करते हुए इस टॉपिक के ऊपर ये सारा मटेरियल इस्तेमाल करते हुए मेरी स्किल्स बनाओ, तो अच्छी स्किल्स बना दो। फिर मैं सब एजेंट लिखूंगा, सब एजेंट के अंदर ये वाला स्किल जो है, सब एजेंट के ऊपर YAML का ऑप्शन आ रहा होगा, इसमें स्किल्स के नाम का टैग लगेगा। लिखने के बाद बोलने लगा कि जो सब स्किल्स हैं आप उसके अंदर ऐड करते रहेंगे। ये सिंपल तरीका है। तो आपने जाकर पहले प्रोजेक्ट नहीं बनाना हैकाथन 2 का, आपने स्किल्स और सब एजेंट्स बनाना है। जब आप स्किल्स और सब एजेंट बना लेंगे उसको फिर रिव्यू करना मल्टीपल टाइम। जब ये हो जाए फिर आप अपना एक प्रोजेक्ट बनाना रिस्पेक्टेड प्लस से, और जहाँ पे प्रोजेक्ट बनाओ वहाँ पे स्किल्स और सब एजेंट की जो फाइल्स हैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेना, क्योंकि वन टाइम बिल्ड है। इसको कहीं गिटहब पे रख लेना है कि बार बना के, और दूसरे दोस्तों से भी शेयर कर लेना या आपस में बांट लेना। फ्रंट एंड का आप बना लो, बैक एंड का आप बना लो, जैसे भी सही लगे, क्योंकि स्किल्स तो एक वन टाइम है ना, वन टाइम एफर्ट से हो, या उसको इम्प्रूव करवा लेना। क्या करना, उसको कॉपी पेस्ट करना अपने या किसमें एक्सपेक्टेड प्लस के प्रोजेक्ट के .क्लाउड के फोल्डर के अंदर, फिर आना, फिर उसको बताना है कि मेरी रिक्वायरमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, और सब एजेंट और स्किल्स को यूज़ करना। आपका प्रोजेक्ट बहुत फास्ट बनेगा, टोकन भी बच जाएंगे। जहाँ अभी आपके टोकन लग रहे हैं 1 हफ्ता लग रहा है, वहाँ पे आपका 1 दिन में काम हो जाएगा। अगर स्किल्स और सब एजेंट होते हैं ना, तो जो आपका हैकाथन 1 है, हैकाथन का 1 का प्रोजेक्ट विद इन 3 आवर्स पूरा बन सकता है कंप्लीट, जिसमें रैंक भी होगा, जिसके अंदर बुक भी होगी, अगर स्किल्स और सब एजेंट आपके पास है। इतना फायदा है इसका। और जो 3 आवर में बनेगा ना, उसमें आपके टोकन ज़्यादा नहीं लेगा, बहुत लिमिटेड टोकन लेगा। कहाँ आपने पूरा हफ्ता लगा दिया, इतने सारे टोकन लगा दिए। तो स्किल्स और सब एजेंट का फायदा क्या है, ये रीयूज हो सकते हैं। एक बार बना लिए, कॉपी पेस्ट करके रखते रहो, आपस में शेयर करते रहो और उसको यूज़ करते रहो। तो हैकाथन 2 में आपने क्या करना है, स्किल्स और सब एजेंट बनाना है। हैकाथन 2 की डेट हम अनाउंस करेंगे, दरमियान में आपके पास टाइम, आप अपना स्किल्स और सब एजेंट का काम शुरू रखें। बनाना चाहे तो प्रोजेक्ट बना भी लें 1 और 2, फिर हम जैसी डेडलाइन अनाउंस करें आप सबमिट करा देंगे। तो थैंक यू मिस, थैंक यू सर मोहसिन, और आप लोगों का भी शुक्रिया आने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। और जो संडे नाइट की क्लास है वो लोग रुक जाए, क्योंकि आपकी क्लास है प्रॉपर। सो मंडे इवनिंग वाले जो है उनकी क्लास है वो रुक जाए।